Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के प्रोग्राम यानी शेड्यूल का ऐलान किया, तभी से देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ख़ास तौर से बीजेपी तो पिछले कई सालों से आम चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हाँ, ये बात और है कि कांग्रेस के साथ साथ अन्य पार्टियां भी अब पूरी एड़ी चोटी का दम लगाकर लोकसभा के चुनाव में उतर गए हैं। पर दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के साथ में कई मुसीबतें चल रही हैं। जैसे कि एक तो उनका संगठन इतना मजबूत नहीं है, दूसरी तरफ केंद्रीय आयकर विभाग ने कांग्रेस सरकार के जितने भी अकाउंट थे सब फ्रीज कर दिए। उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि उनका कुछ लाखों का टैक्स वगैरह बाकी था, इस वजह से आयकर विभाग ने उनके बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया है, ना तो वो एक पैसा उससे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस समय कांग्रेस की जो माली हालत है वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है कि वो कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करके चुनाव लड़े। और आजकल तो नियम कायदे भी बहुत बन गए हैं कि जैसे ही उनके पास कुछ पैसा आएगा तुरंत आईटी के डिपार्टमेंट, सीबीआई और ईडी तुरंत उनके नेताओं के घरों पे पहुंच जाएगी। जैसा कि सब लोग देख ही रहे हैं कि न जाने कितने विरोधी दलों के नेता इस समय ईडी और सीबीआई के चपेट में हैं। दोस्तों, एक कवि की मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं। उसने जो कहा था, उसका जो मजमून था वो इस तरीके से था। उसका कहना था कि कांग्रेस कहती है कि हाथ को वोट देकर जिताएं, वहीं समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल पर वोट देकर उनको जिताएं। इसी तरीके से बसपा व अन्य पार्टियां भी यही कह रही हैं कि उनको वोट दें और उनकी पार्टी को जिताएं। दोस्तों, लेकिन बीजेपी किसी से भी नहीं कह रही है कि वो लोग उनको वोट दें। इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का रहस्य क्या है तो बीजेपी के एक नेता ने बताया कि अरे आप वोट किसी को भी दीजिए, जीतेंगे तो हम ही। उसके कवि के इस व्यंग्य को हर कोई सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, ये तो कवि है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की इस बात को लेकर सब लोग बहुत मुस्कुराए। वो समझ गए कि कवि कहना क्या चाहता है। जिस तरीके से सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल दिल्ली में राजनीति बहुत गर्मा गई है। उसका पीछे भी कारण है कि 21 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और उन पर यह आरोप लगा कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में वो मुख्य सरगना है और उनसे ईडी जांच के बहाने आई और उनको साथ में लेकर गई और कोर्ट से उनको 6 दिन की रिमांड भी मिल गई। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने पूरे आदेश को मानते हुए उनको जेल भेज दिया गया, ईडी की रिमांड पे भेज दिया गया। और इस बीच में दिल्ली की जो सरकार थी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि सरकार कैसे चले। लेकिन सीएम केजरीवाल एक साधारण आदमी नहीं है, वो एक आईआरएस हैं और साथ में पिछले 10 सालों में वो राजनीति के हर दांव पेच से भली बात वाकिफ़ हो गए हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे मुकाबला किया जाए। ये बात तो केंद्र सरकार भी मानती है कि इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल हार मानने को वाले व्यक्ति नहीं हैं। यही वजह है कि पिछले 4-5 दिन में दिल्ली सरकार को अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी दिल्ली सरकार की और ख़ास तौर से आम जनता की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए निर्देश देना शुरू कर दिया है कि फलानी जगह पानी की समस्या हो सकती है, उसको सही करिए। दूसरी तरफ गर्मी आ रही है और बिजली के इंतजामात पूरी तरीके से कीजिए। साथ में ये भी कहा कि स्कूल
स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों का एडमिशन और इन सब चीज़ों को जो बच्चों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है दिल्ली सरकार के स्कूलों में, उसका भी पूरी तरीके से इंतजामात करिए। इसको देखकर ईडी भी हैरान है, ख़ास तौर से तो केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार भी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि ईडी के हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार को कैसे चला सकता है। इसी बीच किसी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली जेल में रहते हुए दिल्ली सरकार को कैसे चला सकते हैं, ये अवैध है, गैर संवैधानिक है। इस पर कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम किसी भी विधायिका वाले मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये जो उन्होंने रिट दायर किया है उसको हम खारिज करते हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते रहे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसे आप ज़रूर देखिए और तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस की जो दो तरफा यानी दोहरी मानसिकता को इस समय आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो ज़बरदस्ती रोक के उनको बसों में ठूस के कहीं भी ले जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनकी तरफ से खुली छूट है, वो कहीं भी हंगामा कर सकते हैं, किसी के खिलाफ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके प्रति कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। ये तो आया अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रति दिल्ली पुलिस का नतीजा। अब आपको बात करते हैं कि आखिरकार बीजेपी जैसी, मोदी सरकार जैसी इतनी मजबूत और प्रचंड बहुमत की सरकार एक आम आदमी पार्टी की जिसका अस्तित्व सिर्फ 10 साल का है, उससे इतनी खौफ क्यों खा रहे हैं? खौफ तो उनको और भी कुछ नेताओं से लगता है, जैसे कि राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, उनको लेकर बीजेपी आईटी सेल और पूरी सरकार के मंत्री एक्टिव रहते हैं कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, पूरे दिन भर उनके बयान का पोस्टमार्टम करके पूरे वायरल किए जाते हैं कि राहुल गांधी ने इसको ऐसा कह दिया। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं, जैसे कि जेएमएम जिसके मुख्यमंत्री, जिसके बड़े नेता और पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को भी ईडी और सीबीआई ने इसी तरीके से परेशान करते हुए उनको भी जेल के पीछे पहुंचा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल के रूप में एक्टिव थे। उनकी मंशा है, बीजेपी की मंशा है, यानी केंद्र सरकार की मंशा है कि आप इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए और हमारे सहयोग से झारखंड में सरकार चलाइए, हमें आपका सहयोग चाहिए, झारखंड के मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन पिछले 10 साल के राज्य में शासन में वो समझ गए हैं कि बीजेपी के साथ रहना यानी कि अपने हाथ पैर को कटवा देना, कि वो पार्टी का अस्तित्व ही जीरो कर देंगे, जैसा कि अन्य जगह पे किया। इसके लिए आप उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र की 2 पार्टियों को ले सकते हैं, जैसे शिवसेना और भाजपा का 30 साल का साथ था, लेकिन सत्ता के लालच में आकर भाजपा ने उनकी पार्टी के 2 टुकड़े करवा दिए और जो रियल थी बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, उनके बेटे की पार्टी को उन्होंने तोड़वा कर ये साबित कर दिया कि हमारे साथ नहीं तो हम तुमको कहीं जीने नहीं देंगे। यही हाल उन्होंने एनसीपी के साथ किया। एनसीपी के भी 2 फाड़ कर दिए, क्योंकि शरद पवार केंद्र सरकार के मनमाफिक काम नहीं कर रहे थे। उनको कई बार ऑफर किया गया, लेकिन शरद पवार भी बहुत घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं। आज के राजनीति में उनको चाणक्य के रूप में जाना जाता है। ये मानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर शरद पवार ठान लें तो उनकी बात को कोई रोक टोक नहीं सकता। लेकिन मोदी और शाह ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे कि एनसीपी यानी शरद पवार की
नेशनल कांग्रेस पार्टी को भी दो धड़े में बंटवा दिया। उनके भतीजे को, अजीत पवार को अपने साथ करते हुए भाजपा ने चचा के साथ भतीजे को गद्दारी करने पर मजबूर कर दिया। वैसे एक तरफ देखा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह को किस बात की चिंता सता रही है। एक तरफ मोदी सरकार का ये नारा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन दूसरी तरफ वो 272 कैसे पार करेगी, इस बात का कोई उनको अभी उपाय सूझ नहीं रहा है। यही वजह है कि वो किसी न किसी छोटे मोटे दल को भी अपने साथ जोड़ने में प्रयासरत है। वैसे तो उनके जो इंडिया गठबंधन से जो नेता हैं, खास तौर से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से साथ में खड़े हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और इसके साथ साथ एक नाम और जोड़ लीजिए, हेमंत सोरेन, ये सभी लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। राहुल गांधी के परिवार से तो 3 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव और उनकी मां चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं बिहार की। तीसरे नंबर पे अगर आप नाम लें तो अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव 4 से 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं यूपी के। और आप तो जानते हैं कि यूपी का किला जिसने जीता वो केंद्र की सत्ता पे काबिज हो सकता है। लेकिन एक नाम ऐसा है जो कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आता है, वो है अपने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक IRS थे जिन्होंने नौकरी को छोड़कर सोशल वर्क को इम्पोर्टेंस दी और अन्ना हजारे के आंदोलन से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सहयोग से उन्होंने इस फील्ड में मतलब कि समाज सेवा को विस्तार दिया। लेकिन जब उनकी सरकार उनकी बात को, लोकपाल के बिल को लेकर कांग्रेस से खटपट हुई, कांग्रेस के नेताओं ने उनको चैलेंज देते हुए कहा, अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो चुनाव लड़िए और चुनाव लड़कर हमसे सवाल कीजिए, यानी पावर में आइए। ठीक उसी समय अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ये खटक गया और उन्होंने 2012 में एक अपनी पार्टी बनाई जिसको आम आदमी पार्टी के रूप में स्थापित किया। अगले साल ही जब चुनाव होते हैं तो जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होता है तो उनकी पार्टी पहली बार विधानसभा के चुनाव में उतरती है। तब लोग यह अनुमान लगा रहे थे, यानी भाजपा और कांग्रेस के नेता ये अनुमान लगा रहे थे कि इनको 2-4 सीट मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने पहले ही चुनाव में अपनी ताकत का एहसास करा दिया था कि उन्होंने 27 विधायक को जिताकर पुरानी जमी हुई राष्ट्रीय पार्टियों को हैरान कर दिया 27 सीट लेके। और उसी समय कांग्रेस, यानी राजनीति क्या क्या कर दिखाती है कि कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देते हुए उन्होंने 49 दिनों की एक सरकार बनाई जिसमें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल थे। और 49 दिनों बाद ही इस सरकार का अपदस्थ होना सबके लिए एक इतिहास बन गया। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बहुत दिनों तक साथ नहीं चल सके और अरविंद केजरीवाल ने उस सरकार को गिरा दिया। इस तरीके से देखा जाता है कि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी नेशनल पार्टी में गिन ली गई है। उनके 2 जगह पे सरकार है, पंजाब और दिल्ली में, और अन्य जगहों पे भी उनके कुछ विधायक हैं, जैसे गुजरात में, गोवा में। इस तरीके से उनकी नेशनल पार्टी को चुनाव आयोग को घोषित करना पड़ा। इसी तरीके से अब हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं। हेमंत सोरेन के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड रह चुके हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मामला तो इतना ज़्यादा रोमांचक है कि
बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर केवल एक ही व्यक्ति रहता है, वो है अरविंद केजरीवाल। हो क्यों ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की नींव हिला दी हैं। ये कहिए कि उनकी चूल्हें हिल गई हैं। अरविंद केजरीवाल के जो भाषण देने का स्टाइल है और उनकी सरकार के जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसको लेकर न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में उनके काम काजों और स्कूलों की, मेडिकल सर्विसेज की, इन सब बातों को लेकर विश्व में चर्चा होती रहती है। वैसे तो भाजपा का संगठन इतना मजबूत है कि उनके करोड़ों कार्यकर्ता एक इशारे पर रात दिन एक करके चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं। उनके साथ साथ उनकी जो सहयोगी समर्थन करने वाले हिंदू संगठन हैं, जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन जो कि लोकल स्तर पर भाजपा के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देते हैं। ऐसे होने के बावजूद, इतनी मजबूती के होने के बावजूद भाजपा, मोदी और शाह इस बात से चिंतित हैं कि आगामी आम चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव किस तरीके से फतह किया जाए। उनको सबसे बड़ी चिंता तो इंडिया गठबंधन के 3-4 नेताओं से है, जैसे कि इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने अपने पिछले 2 साल से 2 यात्राएं निकालकर, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर अपनी लोकप्रियता में जो वृद्धि की है और इसके साथ साथ कांग्रेस की जो छवि धूमिल थी उसको भी निखारने का काम किया है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के एक चेहरे के रूप में उभरे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जिस तरीके से अपने आप को इंटरनेशनल फेम में ला चुके हैं उसको कोई नकार नहीं सकता। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल हुए, राहुल गांधी हुए, तेजस्वी यादव हुए, हेमंत सोरेन हुए, इसके साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी, उस पर भी ईडी की निगाहें तनी रहती हैं और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बात को लेकर मोदी और शाह सिर्फ सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद किसी भी जांच एजेंसी को किसी नेता को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने ये साबित कर दिया है जो हम चाहेंगे वो हर हाल में पा के रहेंगे। इसीलिए इन सभी नेताओं को जेल के अंदर पहुंचाकर अगर मैं चुनाव जीतना पड़ा तो वो भी करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।